चलो जी, यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई सभी? स्टार्ट करें। ये क्या हो गया स्क्रीन को? चलो जी, क्या पढ़ा था अभी तक हमने कैपिटल गेन में? गणपति बाप्पा मोरिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है? आ जाओ जी, शुरू करते हैं। अभी हमने शुरू कर दिया था कैपिटल गेन सेक्शन 45 टू 55 ए, राइट? सेक्शन 45 टू 55 ए। चलो, कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होती है? हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेक्शन, पहला सेक्शन जो है उसकी जनरल चार्जेबिलिटी को बताता है। वो उसकी जनरल चार्जेबिलिटी को बताता है कि कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। यस, कौन बताएगा? जनरल चार्जेबिलिटी, पहला सेक्शन उसकी जनरल चार्जेबिलिटी को बताता है कि कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी। यस, फटाफट से बताइए। यस, आरवा सेक्शन 45(1) कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी? बताओ। आपका नेक्स्ट सेशन 12 बजे है या कितनी बजे है? मुझे 12 बजे है ना दर्शन सर का? एक बार बताओगे क्या मुझे? साढ़े 11 है क्या दर्शन सर का? 12 बजे का था ना? हाँ जी, डन डन, 11:30 तक है आपका। यस, गुड मॉर्निंग आयुषी। हाँ जी, अब आ जाओ आप। जनरल चार्जेबिलिटी, कब कोई इनकम 11:30 से आपका रहेगा सर का, ठीक है ना? जनरल चार्जेबिलिटी, कब कोई इनकम आपकी कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल होगी? यस, तो मैंने आपको बताया था, याद कुछ नहीं करना है। कैपिटल और गेन, कैपिटल और गेन इन दो शब्दों से ही सब कुछ निकल जाएगा। कैपिटल पर गेन, ठीक है ना? कैपिटल पर गेन मतलब कब होगा? कैपिटल मतलब कैपिटल एसेट्स, पर गेन कब होगा? जब आप उसे ट्रांसफर करोगे। तो कैपिटल एसेट्स प्लस ट्रांसफर, अगर आपने कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, वो कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। राइट? एंड प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉस ऑल्सो। आई होप दिस इज क्लियर। तो पहला हमारा सेक्शन यही हुआ था, तो ये हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? यस, तो अब आप जनरल चार्जेबिलिटी, कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी, तो एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए। कैपिटल एसेट्स हो, ट्रांसफर हो, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। चलो जी, अब अपन ने यहां पे देखा था कैपिटल एसेट्स मतलब क्या। सेक्शन 214 में बताया हुआ है कैपिटल एसेट्स मतलब क्या, और सेक्शन 247 में बताया हुआ है ट्रांसफर। तो अभी हम देखेंगे ट्रांसफर, बट पहले हम देखते हैं कैपिटल एसेट्स। यस, कैपिटल एसेट्स मतलब क्या? बताओ, कैपिटल एसेट्स मतलब क्या? यस जी, बताइए, हुकुम। कैपिटल एसेट्स मतलब क्या? वेरी गुड, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। कैपिटल एसेट्स मतलब क्या हो गया? एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, वेदर यूज फॉर बिजनेस और नॉट। प्रॉपर्टी में क्या है? टेंजिबल, इनटेंजिबल, राइट, सारी आ जाती है। मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल सब आ जाता है। एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी वेदर यूज्ड फॉर बिजनेस और नॉट, चाहे आप उसे बिजनेस में यूज कर रहे हो या नहीं, इररिलेवेंट, मतलब सब चीजें कैपिटल एसेट्स है। पहली लाइन को अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि सर सारी की सारी चीजें कैपिटल एसेट्स है, एक्सक्लूडिंग, बताओ क्या एक्सक्लूजन्स है? एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बताओ। वेरी गुड,
कैपिटल एसेट्स मींस एनी प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल, पर्सनल इफेक्ट का मूवेबल प्रॉपर्टी। वेरी गुड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। और तीसरा आयुषी, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल। इसको क्यों एक्सक्लूड किया गया है? क्योंकि ये पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाता है। दूसरा, पर्सनल इफेक्ट का मूवेबल प्रॉपर्टी, पर्सनल इफेक्ट की मूवेबल प्रॉपर्टी। पर्सनल इफेक्ट की मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या हो गया कि जो आप या आपके फैमिली मेंबर डे टू डे रूटीन में पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, वो सारी मूवेबल प्रॉपर्टी को भी कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? डिपार्टमेंट बड़ा डेढ़ होशियार है, उसने बोला कि इस पे प्रॉफिट तो होता ही नहीं है, जनरली इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, तो हम इसे कैपिटल एसेट्स के परव्यू से ही बाहर कर देते हैं, तो हम इसे कैपिटल एसेट्स नहीं मानेंगे। लेकिन कुछ ऐसी एसेट्स है जिन पर एप्रिसिएशन होता है, जाडा एसपी, जाडा एसपी, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, स्कल्पचर्स और पेंटिंग, इसे हम कैपिटल एसेट्स मानेंगे। वेरी गुड, ठीक है। और तीसरा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। ये हमेशा ध्यान रखना, ये इंडिया में होनी चाहिए भैया, तो बेनिफिट मिलेगा, बाकी बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना? यस। और फोर्थ, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, यहां तक मैंने आपको करा दिया था। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, ठीक है, यहां तक हमने कर लिया था। वेरी गुड जूही। यस आदिना, परफेक्ट, ऑल आर एब्सोल्युटली परफेक्ट। चलो जी, फिर हम देखते हैं रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया मतलब क्या। ये तो आपने समझ लिया दोनों। अब सर मुझे बताओ, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, ये भी मैंने बता दिया था, बताओ रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया मतलब क्या? रूरल एग्रीकल्चर लैंड मतलब क्या? सर वो लैंड जो अर्बन नहीं है। यहां इन्होंने बोल दिया सर वो लैंड विच इज नॉट अर्बन, विच इज नॉट अर्बन, ठीक है ना? तो अगर आप उसकी डेफिनेशन में जाओगे तो उन्होंने लिखा है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड मींस लैंड विच इज नॉट अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। तो चलो बताओ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मतलब क्या होता है? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मतलब क्या होता है सर? अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन 10,000 या 10,000 से ज्यादा है, 10,000 या 10,000 से ज्यादा है, तो उस केस में उस एरिया को अर्बन एरिया बोला जाएगा, और उसके अंदर अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो वो क्या हो जाएगी? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो जाएगी। इन्होंने एक चीज और बोली कि सर मान लो अगर उसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है बट अप टू 1 लाख है, तो एरिया के अंदर की जमीन तो अर्बन होगी ही होगी, बस उसके बाहर का कितने किलोमीटर का रेडियस, बताओ कितने किलोमीटर का रेडियस, कितने किलोमीटर का रेडियस भी अर्बन माना जाएगा? बताओ। मतलब अगर आपकी पॉपुलेशन, किसी एरिया की पॉपुलेशन अगर 10,000 से ज्यादा है और 1 लाख तक है, तो उस एरिया के अंदर की जमीन तो अर्बन होगी ही होगी, लेकिन उसके बाहर का, वेरी गुड, 2 किलोमीटर का रेडियस भी अर्बन कहलाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। यस, अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है बट अप टू 10 लाख है, तो कितना किलोमीटर का रेडियस देखा जाएगा? बताओ। तो कितना किलोमीटर का रेडियस देखा जाएगा? यस, 6 किलोमीटर का रेडियस देखा जाएगा। और अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो 8 किलोमीटर का रेडियस देखा जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब आपको क्लियर हो चुका है कि व्हाट आर दी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। तो हमेशा ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है ना, कि अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है बट अप टू 1 लाख है, तो 2 किलोमीटर का रेडियस देखना है। अगर मान लो 1 लाख से ज्यादा है बट अप टू 10 लाख तक है, तो उस केस में आपको 6 किलोमीटर का रेडियस देखना है। 1 मिनट, इसी में लिख देता हूं ना, तो एक जगह हो जाएगा सारा। अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है बट अप टू 1 लाख है, तो 2 किलोमीटर का रेडियस देखना है।
1 लाख से ज्यादा है अप टू 10 लाख है तो 6 किलोमीटर का रेडियस देखना है, और 10 लाख से ज्यादा है तो 8 किलोमीटर का रेडियस आपको यहां पर देखना है। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब आते हैं गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स क्या होते हैं? चलो मैंने बताया था उस दिन, बताइए गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स क्या है? गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट के द्वारा इशूड किए जाते हैं। अगर आप गोल्ड देते हो तो आपका जो गोल्ड होता है ना, प्योर गोल्ड, उस प्योर गोल्ड को क्या करते हैं, वो उसे गलाते हैं। आपने मान लो अपनी ज्वेलरी दी, अपना जो भी गोल्ड दिया, तो उसको गला के उसकी प्योरिटी चेक करते हैं, और जो प्योरिटी, रियल जो गोल्ड प्योरिटी वाला गोल्ड होता है, उसकी वैल्यू के बराबर आपको एक गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इश्यू कर दिया जाता है। मान लो आपने 10 लाख रुपए का गोल्ड दिया, ये गोल्ड है आपका, ये आपने सरकार को दिया, आप सरकार आपको क्या दे देगी? गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स दे देगी। बॉन्ड्स, गोल्ड डिपॉजिट, ये इलेक्ट्रॉनिकली हो गया, मतलब एक प्रकार से ये समझ लो कि ये आपका बहुत सेफर एंड पे हो जाएगा। अब ये गोल्ड अगर आपका फ्यूचर में 20 लाख रुपए का होता है तो ये 10 लाख का बॉन्ड भी आपका 20 लाख रुपए हो जाएगा। यहां पर आपको इन्होंने जो एडवांटेज दिया है, वो इन्होंने एडवांटेज क्या दिया है? अगर आप गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड को सेल करते हो, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स, और जब ये कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा, तो जहां पर अगर आप रियल गोल्ड को बेच रहे होते तो 20 लाख माइनस 10 लाख रुपए, 10 लाख पे आपको कैपिटल गेन लाइबिलिटी होती इंटू 20% के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो 2 लाख रुपए आपको टैक्स देना पड़ता। यहां पर आपको 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स को इन्होंने एसेट्स माना ही नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। यस, प्लस इस गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स पे आपको एक नॉमिनल इंटरेस्ट भी मिलता है, नॉमिनल इंटरेस्ट भी मिलता है, राइट। मान के चलो 2-3% का, ज्यादा नहीं मिलता है बट 2-3% का इंटरेस्ट भी मिलता है, वो भी कोई बुरा थोड़ी है यार, अच्छा ही है। और ये इंटरेस्ट के साथ खास बात पता है क्या होता है? ये भी टैक्सेबल नहीं होता है, एग्जेम्प्ट होता है, ये भी टैक्स में एग्जेम्प्ट होता है, इस पे भी कोई टैक्स नहीं लगता है। मतलब भाई जो तुम कैपिटल गेन है वो भी एग्जेम्प्ट हो रहा है आपका, सॉरी वो तो लगेगा ही नहीं क्योंकि एसेट्स माना ही नहीं गया है, और उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स पे, वो भी आपका टैक्सेबल नहीं होता है, वो भी एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। ये चीज आप और ध्यान रखना। मैं नोट सीरीज में कराऊंगा, जब करा दूंगा, टेंशन मत लो। इसकी नोट सीरीज एंड में होगी, इसकी मैं अभी नहीं कराऊंगा, अभी मैं एकदम पूरे फंडामेंटल मजबूत करूंगा, फिर नोट सीरीज पे लेके जाऊंगा, ठीक है। तो इसकी नोट सीरीज एंड में। तो यहां तक अब आपको समझ में आ चुका है, राइट। सो अभी कैपिटल गेन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे बहुत क्लियर है सर, काहे हमें परेशान करते हो? हमें बिल्कुल पता है कैपिटल गेन क्या रहे। अगर मैं आपको कैपिटल एसेट्स पूछूं तो आप बोलोगे सर पहला हमने देख लिया एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है ना, वेदर यूज फॉर बिजनेस और नॉट, ठीक है। एक्सक्लूडिंग पहला स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल। दूसरा पर्सनल इफेक्ट की मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, पर्सनल इफेक्ट की मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग जाडा एसपी। चलो ठीक है। तीसरा सॉरी रूरल एग्रीकल्चर लैंड, और फोर्थ गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, कुछ क्लियरिटी लाने के लिए इन्होंने इसके साथ साथ एक पॉइंट और इंसर्ट किया। कुछ एम्बिग्यूटीज हो रही थी, उसको खत्म करने के लिए पहले जो डेफिनेशन हुआ करती थी ना कैपिटल एसेट्स की, एक सिंपल डेफिनेशन हुआ करती थी। 1 मिनट रुकना, मैं वो अगर लेके आता हूं वीडियो, अगर वो इधर चलता है ना तो तुम्हें बताता हूं। रुको, चलेगा नहीं तो कैसे चलाएं उसको। हेलो, याद है क्या लास्ट टाइम आवाज आ रही थी क्या? ओके, तो अभी रुको, एक बार मैं चलाता हूं, देखता हूं अगर अभी होता है तो।
सॉरी। ओह भरत भाई कैसे? अरे काजू भाई क्या हाल है? बढ़िया एकदम। आवाज आ रही है क्या? ठीक है, ड्राई फ्रूट परिवार अपना क्या मजाक कर रहे हो? राम देवी किसमें संजीव भाई सब ठीक है? क्या मजाक कर रहे हो भरत भाई? और कैसे यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ यार कुछ शॉपिंग वॉपिंग लेनी थी अपने को, सामान चलिए लेने थे। आइए देखते हैं ऊपर। चलो आइए। और कैसे चल रहा है आपका व्यापार? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया चल बढ़िया रहा है। चल रहा है? बिल्कुल। चलो, बहुत- ओके, वो आवाज आ रही है, मैं वापस शुरू से Actually, मुझे स्टार्ट कर आपसे रहा एक हूँ, चीज ठीक है? डिस्कस करनी थी। हाँ। अभी मैंने कुछ प्रॉपर्टी बेची है। Okay. प्रॉपर्टी के साथ में कुछ गोल्ड, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और कुछ एंटिक्स थे मेरे पास। मैं जो वापस मैंने अभी स्टार्ट sell करता करे हूँ, हैं। सॉरी। हाँ, तो वापस मुझे स्टार्ट उसके करता बारे में पता करना था कि मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि उस पर टैक्स बैग बनेगा कहाँ से कुछ। जाऊँ यार? तो उस टैक्स के बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी कि क्या टैक्स बनेगा उसके ऊपर। देखो आपको ना जो भी अपने एसेट्स बेचे सबसे पहले ना टैक्स सेकंड मैटर है। 2 मिनट। हाँ, ये मेरी फोटो कहाँ गई? अरे क्या हो रहा है ये? हाँ, अरे 2 मिनट रुकना, वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि तुमको अब प्रॉपर, मैं पहले कंफर्ट जोन में नहीं था कि आवाज़ आ रही नहीं आ रही है, सो दैट्स वाई नाउ आवाज़ आ रही है, तब तो बहुत बढ़िया। वापस शुरू कर रहा हूँ, रुको। यस, सो अब आपको कैपिटल जो असेट्स मैंने आपको बताया ना, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विद यूज फॉर बिजनेस और नॉट, राइट, वो आपकी कैपिटल असेट्स मानी जाएगी, लेकिन कुछ को इन्होंने यहां पर रिमूव कर दिया है। तो अब आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगी, सी दिस वीडियो। ओह भरत भाई कैसे? अरे काजू भाई क्या हाल है? बढ़िया एकदम। और सब ठीक है, ड्राई फ्रूट परिवार अपना क्या मजाक कर रहे हो? राम देवी किसमें संजीव भाई सब ठीक है? क्या मजाक कर रहे हो भरत भाई? और कैसे यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ यार कुछ शॉपिंग वॉपिंग लेनी थी अपने को, सामान लेने चलिए थे। आइए देखते हैं ऊपर। चलो, बिल्कुल। आइए। और कैसे चल रहा है आपका व्यापार? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया चल रहा बढ़िया है। चल रहा है? बिल्कुल। चलो बहुत बहुत बढ़िया। एक्चुअली मुझे आपसे एक चीज़ डिस्कस करनी थी। हाँ। अभी मैंने कुछ प्रॉपर्टी बेची है। Okay. प्रॉपर्टी के साथ में कुछ गोल्ड, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और कुछ एंटिक्स थे मेरे पास जो मैंने अभी सेल करे हैं। ओके। तो मुझे उसके बारे में पता करना था कि मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि उस पर टैक्स बनेगा कुछ। तो उस टैक्स के बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी कि क्या टैक्स बनेगा उसके ऊपर। देखो आपको ना जो भी अपने एसेट्स बेचे सबसे पहले ना टैक्स सेकंड मैटर है। सबसे पहले देखो वो कैपिटल एसेट्स है क्या। ओके। तो सबसे पहले अपने को आइडिया होना चाहिए कि वो कैपिटल एसेट्स है या नहीं। अगर कैपिटल एसेट्स है तो यस कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मुझे यही तो नहीं पता कि क्या क्या असेट्स कैपिटल में assets में आते हैं। चलो या मैं नहीं बताता हूँ आते हैं। आपको। देखो एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, ओके। चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, चाहे आप बिजनेस में यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सब कैपिटल एसेट्स है। Okay. ये जो भी आपने शर्ट पहन रखी है ये भी कैपिटल एसेट्स है। अच्छा। राइट, आपके ये जो एसी लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, सब कैपिटल एसेट्स है। घर पे टेबल चेयर, आपकी जो गाड़ी है, सब कैपिटल एसेट्स। ओके। तो अच्छा ये सारी चीज़ें कैपिटल असेट्स में आएगी? यस, तो ब्रॉडर व्यू में तो सारी चीज़ें कैपिटल एसेट्स हो जाएगी, बट कुछ एक्सक्लूजन्स हैं। क्या क्या? ठीक है ना, जैसे स्टॉक इन ट्रेड। देखो जैसे ये आपका सामान है, हाँ। ये क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है। बिल्कुल आप है। इसे खरीदते हो, बेचते हो, बिल्कुल। राइट। अब इसका अगर कोई भी खरीदते बेचते हो, जो प्रॉफिट आता है वो कहाँ टैक्सेबल होता है? पी&एल अकाउंट बनाते हो ना? बिल्कुल बनाते बिजनेस हेड में टैक्सेबल हो रहा है। बिल्कुल। तो जब आपका स्टॉक बिजनेस हेड में टैक्सेबल हो गया तो कैपिटल गेन में काय को टैक्सेबल हो गया, Okay. राइट। तो इसीलिए उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया Okay. कि स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल्स को कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा। ओके। और दूसरा इन्होंने बोला है पर्सनल इफेक्ट की मूवेबल प्रॉपर्टीज। ओके। मतलब जो भी आप या आपके फैमिली मेंबर अपनी डे टू डे पर्सनल यूज के अंदर अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप यूज कर रहे हो तो उसे भी कैपिटल एसेट्स नहीं बोला जाएगा। अच्छा ये तो डिपार्टमेंट मुझे फ़ायदा दे दिया। काजू भाई बादाम नहीं खाते हो आप, हैं? डिपार्टमेंट कभी अपने को फायदा नहीं देता, डिपार्टमेंट खुद का फायदा सोचता है। कैसे? देखो जैसे आपकी एक्टिवा कितने में खरीदी आपने? 70,000 रुपये में। कितना टाइम हो गया? 2-3 महीने हो गए हैं। 2-3 महीने हो गए। बिल्कुल। आज मेरे को बेचोगे कितने में बेचोगे? 50-55 रुपये में। 50-55 ज़्यादा नहीं मिलना ना, नहीं नहीं है ना? 70 का 75-80 थोड़ी मिलेगा, नहीं। राइट। तो अब आपको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है? लॉस हो रहा है मुझे तो। लॉस हो रहा है ना, बिल्कुल। राइट। तो डिपार्टमेंट को तो फायदा तब होता है जब आपको प्रॉफिट होगा, ओके। क्योंकि टैक्स किस पे लेगा? आपके प्रॉफिट पे। Okay. लॉस अगर आपको हो गया तो आप क्या करोगे? दूसरी इनकम से सेट ऑफ कर लोगे। बिल्कुल। तो डिपार्टमेंट ने फफूंदी हटा दी। ओके। डिपार्टमेंट ने बोला हटाओ, पर्सनल इफेक्ट की मूवेबल प्रॉपर्टी को कैपिटल एसेट्स नहीं बोला जाएगा। ओके। तो ये तो अच्छा हो गया। फिर इस हिसाब से तो मैं ज्वेलरी भी खुद यूज़ करता हूँ। ज्वेलरी हो गई, दूसरे आइटम्स हो गए जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, तो मैं सही उसको भी। पकड़े हो काजू भाई, सही पकड़े हो, ठीक है ना। बट डिपार्टमेंट बड़ा शाना है। मैंने आपको क्या बोला? डिपार्टमेंट बड़ा शाना है।
ओके। ठीक है ना, आप क्या बोल रहे हो, ज्वेलरी वगैरह आपकी पर्सनल है तो उस पर नहीं लगेगा, राइट? आप ये सोच रहे हो ना? बिल्कुल। डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि पर्सनल इफेक्ट की मूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट्स नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसी पर्सनल इफेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें कैपिटल एसेट्स बोला जाएगा। उसमें ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, स्कल्पचर्स, इनको इन्होंने कवर कर लिया क्योंकि इनकी वैल्यू जनरली अप्रिशिएट होती है। अच्छा। राइट? तो आपका जो ज्वेलरी है, सोने के चेन जो आप बता रहे हो, ये इस पे लगेगा। अच्छा। और फिर जो आपने पहले बोला था ना इलेक्ट्रॉनिक्स, दीज आर पर्सनल इफेक्ट की मूवेबल प्रॉपर्टी, उस पे नहीं लगेगा। ओके। ठीक है ना? ठीक है सर। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर पर्सनल इफेक्ट की है तो नहीं, बट बिजनेस की अगर होती फिर उस पे लग जाता। मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में सेल कर रहा होता। नहीं, सेल नहीं। मान लो आपका जैसे ये एसी है ना, बिजनेस की एसेट्स है ना, घर की एसेट्स तो है नहीं, बिल्कुल। बिजनेस की एसेट्स है तो इसका ब्लॉक ऑफ एसेट्स कंसेप्ट पे क्या होता है, आपको डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना होता है। तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स में आपका ये एसी आ जाएगा। फिर अब जब भी आप सेल करोगे तो एज पर ब्लॉक ऑफ एसेट्स मतलब पीजीबीपी के अकॉर्डिंग उस पर टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा कैपिटल गेन में आ जाएगा। ठीक है। ओह भरत भाई कैसे? अरे काजू भाई क्या हाल है? बढ़िया एकदम। और सब ठीक है? ड्राई फ्रूट परिवार अपना? क्या मजाक कर रहे हो? हाँ जी, समझ आया आपको? हाँ जी, काजू भाई काजू भाई के साथ में समझ आया कि काजू भाई क्या बात कर रहे हैं। अब कैपिटल एसेट्स को लेके क्लियरिटी है। एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विद यूज फॉर बिजनेस और नॉट उसे कैपिटल एसेट्स बोला जाएगा, लेकिन एक्सक्लूड कर दिया है स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल को। क्यों? क्योंकि वो पीजीबीपी एड में टैक्सेबल हो जाता है। दूसरा, पर्सनल फैक्ट की मूवेबल प्रॉपर्टीज। अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा, बताना मुझे, सबका आंसर चाहिएगा मुझे, है ना? पर्सनल इफेक्ट की मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट? एक्सक्लूडिंग जाडा एसपी, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, राइट? इसको इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, इसे इन्होंने कैपिटल एसेट्स माना है। बाकी पर्सनल इफेक्ट की मूवेबल प्रॉपर्टी को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। तीसरा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, और फोर्थ, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। चलो जी, एक क्वेश्चन है मेरा दिमाग में, मुझे बताना। एक तो सबसे पहले मैं आपको ज्वेलरी की डेफिनेशन बता देता हूं। ज्वेलरी मतलब क्या? ठीक है ना? ज्वेलरी मतलब क्या है? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ठीक है ना, या प्रीशियस मेटल और सेमी प्रीशियस मेटल, कुछ भी प्रीशियस मेटल और सेमी प्रीशियस मेटल, ठीक है ना? अगर इनसे इनको भी क्या बोला गया है? इनको भी ज्वेलरी की डेफिनेशन में लिया गया है। और अगर आपके पास मान लो कोई ज्वेलरी है, जैसे गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैं, डायमंड की कोई रिंग है, दीज ऑल आर ज्वेलरी। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मान लो आपके पास कोई टेबल है, ठीक है, लेट्स अज्यूम दिस इज द सिंपल मोबाइल फोन, ठीक है ना, दिस इज द सिंपल मोबाइल फोन, बट मैं अगर यहां पे गोल्ड प्लेटेड, यहां पर उसे गोल्ड प्लेटेड करवा लूं तो ये ज्वेलरी की डेफिनेशन में आ जाएगा। इट विल बी इन ज्वेलरी का डेफिनेशन, ठीक है ना? अपन ये बोले ना कि अगर मान लो अपन वॉच है, वॉच दैट इज पर्सनल इफेक्ट का मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर मैं उसे गोल्ड प्लेटेड करवा लूं, गोल्ड प्लेटेड करवा लूं या डायमंड डलवा दूं, देन इट विल बी द ज्वेलरी। तो कल जो आपने मेरे को राडो की वॉच बोली थी, कौन सी बोली थी? हाँ, कुछ लिमिटेड एडिशंस निकलते हैं, वो ज्वेलरी के डेफिनेशन में तब आएगा जब वहां पर या तो गोल्ड प्लेटेड होगा, और 101% जो लिमिटेड एडिशन निकलते हैं ना, वो गोल्ड प्लेटेड, सिल्वर प्लेटेड और डायमंड के होते हैं, राइट? सो दीज आर कवर्ड अंडर ज्वेलरी, जिनकी वैल्यू बढ़ती है, कम नहीं होती है। ठीक है ना? सो दीज आर कम अंडर ज्वेलरी। एक छोटा सा क्वेश्चन है, चलो मुझे बताओ, अभी आपको ये देख के सारा समझ आ गया होगा। अभी एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे उम्मीद है कि बता दोगे। वैसे तो मेरी एक मोटर कार है, ठीक है, जो मैं बिजनेस में यूज लेता हूं, बताओ क्या ये कैपिटल एसेट्स है या नहीं है? हाँ, बताओ जी, बताओ। क्या ये कैपिटल एसेट्स है? क्यों? ये तो पर्सनल इफेक्ट की मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है क्या?
पर्सनल इफेक्ट की मूवेबल प्रॉपर्टी? नो सर, इट विल नॉट बी पर्सनल इफेक्ट का मूवेबल प्रॉपर्टी। इट्स बिजनेस में यूज आ रहा है और वहां जो टर्मिनोलॉजी आपने लिखी है दैट इज पर्सनल इफेक्ट का मूवेबल प्रॉपर्टी, जो पर्सनल पर्पज में यूज आ रहा है। अगर बिजनेस में यूज आ रहा है देन इट विल नॉट बी। आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये कैपिटल एसेट्स का एक्सक्लूजन है, इसे कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। पर्सनल इफेक्ट का मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है सर, ये बिजनेस में यूज आ रहा है। सो यस, अगर इस पे कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल हो सकता है, लेकिन कोई मुझे बताएगा कब ये टैक्सेबल होगा। अब नाउ दिस इज, आपने मुझे बोल दिया कि दिस इज द बिजनेस का एसेट्स, तो मुझे बताओ कि कब इस पे कैपिटल गेन लगेगा, कब इस पे कैपिटल गेन लगेगा? कौन बताएगा? पीजीबीपी भर भर के बताया है मैंने अच्छे से, गड़बड़ मत करना। कब इस पे कैपिटल गेन लगेगा बताओ? मान लो ये एसेट्स है 12 लाख रुपए की और इसे मैंने बेच दिया 5 लाख रुपए में, तो बताओ क्या इस पे कोई कैपिटल गेन आएगा या नहीं आएगा? मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे बताओ पीजीबीपी के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्या होगा पीजीबीपी के अकॉर्डिंग? सेल ग्रेटर देन कॉस्ट, बताओ 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 क्या होगा? मैं थोड़ा सा पीजीबीपी का ट्विस्ट भी यहां पर लेके आ रहा हूं। हाँ, क्या कर रहे हो भाई? टर्मिनल डेप्रिसिएशन कैसे आदि ना? सॉरी, सर पहले यस, ब्लॉक ऑफ एसेट्स के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। एग्जैक्टली सर, ब्लॉक ऑफ एसेट्स, ब्लॉक ऑफ एसेट्स। अगर ब्लॉक ऑफ एसेट्स में WDV अगर 0 से ज्यादा है और असेट्स 0 से ज्यादा है तो कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होगा, नहीं तो सर उस पे कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर पावर जनरेशन यूनिट है तो एक अलग बात है, पावर जनरेशन यूनिट जनरली रेयर सिचुएशन ही होती है, इसीलिए ठीक है ना। अगर पावर जनरेशन यूनिट्स है तो यस यू कैन से कि अगर आप सेल करते हो और अगर पावर जनरेशन यूनिट है तो वहां इंडिविजुअल एसेट्स पे देखा जाता है तो वहां उसकी WDV काम आती है, ठीक है ना। तो उस केस में आप बोल सकते हो करेक्ट। यस, परफेक्ट। अब ये अगर मोटर कार ब्लॉक का पार्ट है तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है कि वो कितने में खरीदी, क्या हुआ, कुछ नहीं दिमाग लगाना आपको। अगर वो ब्लॉक का पार्ट है तो ब्लॉक के पार्ट में तो ये कंसेप्ट फॉलो होता है कि अगर WDV 0 से ज्यादा है और असेट्स 0 से ज्यादा है तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, और अगर मान लो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो मामला कैपिटल गेन में चले जाएगा, और कैपिटल गेन में चले जाएगा तो सेल प्राइस माइनस ओपनिंग WDV प्लस परचेज अगर ड्यूरिंग द ईयर है तो ये कॉस्ट मानी जाती है। बस इंडिविजुअल एसेट्स की कॉस्ट नहीं देखी जाती है कभी भी WDV ब्लॉक ऑफ एसेट्स के अंदर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलो जी, डेप्रिसिएशन तो भर भर के किया था अपन ने। चलो दूसरा पॉइंट जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ए पॉइंट। हमेशा पहले एक ही सिंपल पॉइंट हुआ करता था, कैपिटल एसेट्स मतलब क्या, सिंपल ये ही हुआ करता था। दूसरा और तीसरा जो पॉइंट है वो उन्होंने एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए किया। मतलब दूसरा तो एक एम्बिग्यूटीज आ रही थी मार्केट में, उस मार्केट में एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए इन्होंने दूसरा पॉइंट इंसर्ट किया। दूसरा पॉइंट जो इन्होंने इंसर्ट किया वो उन्होंने लिखा है कि एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय FII as per SEBI guidelines, ठीक है ना, as per SEBI RBI guidelines, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय FII क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है ना। अगर मान लो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कोई भी सिक्योरिटीज मतलब क्या हो गया? शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, राइट। एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय FII, देखो अभी ऊपर वाले केस में है एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, वेदर यूज फॉर बिजनेस और नॉट। अब यहां पे शेयर्स वगैरह सब आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर शेयर्स आपका स्टॉक इन ट्रेड है, तो उसे कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना, राइट। यस और नॉट, यस और नो। लेकिन एक एम्बिग्यूटी हो रही थी, ये एम्बिग्यूटी क्या हो रही थी कि FII जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, कौन है पता है क्या? कोई जानते हैं FII कौन होता है?
डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? हाँ जी, एनी आइडिया? एक्चुअली 2 दिनों से वही कफ, कोल्ड कफ के कारण ना गला यार अभी भी सही नहीं है, गड़बड़ी है। यस, एनी आइडिया? FII कौन होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। कौन होता है ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये क्या होते हैं? इंडिया में FII को डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन होती है RBI के अकॉर्डिंग। यस, हाँ, ये इंडिया मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं, राइट? इनको परमिशन होती है। बाकी कोई भी डायरेक्ट सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता इंडियन स्टॉक मार्केट में, लेकिन FII को परमिशन होती है कि यस दे कैन इन्वेस्ट। और भाई हमें जरूरत है, सिंपल सी बात है, हमें बाहर के पैसे की जरूरत है। अपन ने देखा था ना, USD चाहिए आने दो भैया, जितना फॉरेन करेंसी आए आने दो, क्योंकि जरूरत है हमारे पास। अपन ने यहां देखा था ना, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स लाने का पर्पस क्या था भाई? या तो हमें अगर अपना डेप्ट चुकाना है तो या तो USD चाहिए या गोल्ड चाहिए। तो अब हमारे पास गोल्ड नहीं है तो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स के रूट आउट कोशिश करी कि आ जाए। और अगर मान लो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की रूट आउट अगर हमें फॉरेन करेंसी मिलती है, मतलब USD मिलता है फॉरेन करेंसी, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है ना, हमारा डेप्ट रीपे हो पाएगा। जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतना बढ़िया है हमारे। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों कर सकते हैं हम, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो जब ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, जैसे NSE BSE में इनको डायरेक्ट परमिशन होती है कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट। बाकी कोई भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। इनको परमिशन होती है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब इनको ये परमिशन है, FII को जब ये परमिशन है कि वो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट, तो उस समय जब ये इन्वेस्टमेंट करते थे स्टॉक मार्केट के अंदर, तो हमारे जो असेसिंग ऑफिसर क्या बोलते थे? FII बोलते थे हमें तो बेनिफिट मिलेगा कैपिटल गेन चैप्टर का, क्योंकि कैपिटल गेन में आपको पता है टैक्स रेट्स क्या होती है। कैपिटल गेन में पता है टैक्स रेट्स क्या है? बताई थी मैंने, भूलो मत, अब याद करो। 111A 112A 112 तो चलो अदर के लिए होता है, बट सिक्योरिटीज और इनके केस में क्या होता है? अपन तो तीनों ही ले लो ना। बताओ क्या रेट्स है, चलो बताओ क्या रेट्स है। ये कैपिटल गेन में डिटेल में बताऊंगा एक एक चीज को मैं। बोलो जी, भूल गए? 111A की क्या रेट है? आज मैं थोड़ा तेज नहीं बोलूंगा यार। 15%, 10%, बिल्कुल सही, 15%, 10%, 111A 15%, 112A 10%, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज, और 112 में क्या है? एट द रेट ऑफ 20%। 111A और 112A में क्या आता है? इक्विटी शेयर्स, ठीक है, इक्विटी शेयर्स। फिर कोई बताएगा मुझे? चलो कोई कौन बताएगा? 111A और 112A में कौन कौन आता है? बताओ, मैं नहीं बताता। चलो 3 पॉइंट है, याद करो फटाफट से, याद आने चाहिए, इसीलिए मैं रिकॉल बार चीजों को कनेक्ट करता रहता हूं। बताओ। हाँ, परफेक्ट। आज थोड़ा मेरा गला गड़बड़ है भाई, 2-3 दिन हो गए यार, साला जुकाम हो रही है उससे। वेरी गुड। इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ये ध्यान रखना, इक्विटी ओरिएंटेड होना चाहिए, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स नहीं, इक्विटी, याद करो ढंग से, क्या करते हो रे भाई? इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। तेज नहीं बोलूंगा यार, म्यूचुअल फंड नहीं, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इक्विटी ओरिएंटेड मतलब क्या होता है? जिस फंड को, जो आपने पैसा दिया है म्यूचुअल फंड को, उसका 65% वो इन्वेस्ट करता है इक्विटी के अंदर। और एक पॉइंट और है, भूल गए? यस, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर आपने इनको बेचा है और इन पे जो ट्रांजैक्शन है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है, तो ये आपका 111A और 112A में आ जाएगा, राइट? और 111A और 112A में आ जाएगा, तो इसकी टैक्स रेट कितनी है? 15% और 10%।
है नहीं है, अच्छी बात है नहीं है कैपिटल गेन के अंदर कि अगर ये कैपिटल गेन में आता है तो सर आपको 10% या 15% का टैक्स इंपोज किया जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे बोल दूं कि नहीं भैया दिस इज नॉट योर कैपिटल एसेट्स, दिस इज योर बिजनेस इनकम, तो बताओ उस पर कितना टैक्स लगेगा, बताओ। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं आज थोड़ा सा ना आवाज के साथ इशू रहेगा, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि भाई नहीं 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 इस पे 10% 15% नहीं लगेगा, दिस इज योर बिजनेस इनकम भैया, दिस इज योर बिजनेस इनकम, तो बताओ कितना टैक्स लगेगा उस पे, बताओ। यस कल क्या है, एक कारण और भी हो सकता है, पता नहीं, चलो। हाँ जी बोलो, क्या कर रहे हो मेरे भाइयों, पीजीबीपी पढ़ा दिया ना तुमको पूरा। अगर मैं तुम्हें बोलूं ना 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 दिस इज नॉट योर कैपिटल एसेट, दिस इज नॉट योर कैपिटल गेन वाला इनकम, दिस इज योर स्टॉक इन ट्रेड, भैया तुम तो रोज खरीदते हो बेचते हो, रोज खरीदते हो बेचते हो, इट विल बी योर बिजनेस इनकम, इट विल बी योर बिजनेस इनकम। तो बताओ एज पर द स्लैब रेट्स, राइट, एज पर द स्लैब रेट, करेक्ट, परफेक्ट, राइट। और अगर आप कंपनी हो तो क्या हो जाएगा 30%, और स्लैब रेट में भी 10 लाख के ऊपर 30% है ना। और कैपिटल गेन मान लो मेरा 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया तो 30% हो गया ना भैया। स्लैब रेट में मान लो 10 लाख रुपए तक ही आपको फायदा है, बाकी उसके ऊपर पूरा 90 लाख तो 30% पे, तो भैया ये तो नुकसान हो जाएगा। यस और नो, फायदे का सौदा है, नुकसान हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। यहां पर एफआईआई के साथ यही गड़बड़ हो रही थी। अब एफआईआई बोले देखो भैया तुमने हमें हिंदुस्तान में बुलाया कि आओ हमारे हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करो, हम तुम्हारे हिंदुस्तान में कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, हम सोच रहे हैं कि हमको कैपिटल गेन चैप्टर का फायदा मिल जाएगा। कैपिटल गेन चैप्टर में हमें 111A का और 112A का फायदा मिल जाएगा। 111A में हमारे लिए टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 15% और 112A में हमारे लिए टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीस। तो हमने तो इन्वेस्टमेंट किया इंडिया में ये सोच के कि हमें कैपिटल गेन चैप्टर का फायदा मिल जाएगा, बट साला तुम्हारे हिंदुस्तान के जो असेसिंग ऑफिसर है वो हमें परेशान करते हैं। मैं बताता हूं, वो जो सेकंड क्लॉज लाया गया ना, ये बी वाला क्लॉज, ये क्यों लाया गया? 2014 में मोदी जी लेके आए थे, ये 2014 में मोदी जी लेके आए थे। अब यहां पर हो क्या रहा था, जब एफआईआई इंडिया मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता था ना, तो वही एफआईआई इन्वेस्टमेंट करता था, वो सोचता था कि भाई मेरे को कैपिटल गेन चैप्टर का बेनिफिट मिल जाएगा, कि भाई मेरे लिए अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो 111A में और 112A में 10% है ना, उस रेट से टैक्सेबल होगा। उस टाइम में जब प्रोविजन आया था ना, तब तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ करता था। 2018 में टैक्सेबल हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 112A जो आया ना, ये जो मैं बताऊंगा तो मैं आज इस चैप्टर के, आज तो नहीं, इस चैप्टर के अंदर बताऊंगा, ये इंट्रोड्यूस हुआ 2018 के अंदर। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ करता था, डिविडेंड भी एग्जेम्प्ट हुआ करता था, भाई साहब पहले तगड़ा बेनिफिट था, ठीक है। तो एफआईआई इंडिया में मोटा पैसा इन्वेस्टमेंट करता था, उसको पता है अगर मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ एग्जेम्प्ट, मेरे को डिविडेंड मिलेगा एग्जेम्प्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा दे देंगे थोड़ा बहुत टैक्स, क्या फर्क पड़ता है। तो वो एफआईआई इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता था ताकि वो कैपिटल गेन चैप्टर का बेनिफिट ले सके। बट हमारे डिपार्टमेंट वाले लोग क्या बोलते थे, ओ सर जी, हमारे एओ जब उनका एफआईआई अपना रिटर्न फाइल करते थे तो उनको बोलते थे ना 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 मुन्ना ना, दिस विल नॉट बी योर कैपिटल गेन का इनकम। 1 मिनट रुकना यार। हाँ जी, तो जब एफआईआई इंडिया मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता था वो बोलता था कि भाई मुझे कैपिटल गेन चैप्टर का बेनिफिट मिल जाएगा। और जब उसे एओ क्या बोलता था, जब उसका एओ असेसमेंट करता था, ले आ भैया तेरी इनकम आ गई है, तो अपनी वो इनकम बोलता था देखो सर ये मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, ये मेरे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है और लोअर रेट से टैक्स लगा दो सर मेरे, मैं तो इसी हिसाब से टैक्स पे कर रहा हूं। डिपार्टमेंट बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है मेरे भैया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तू क्या कैपिटल गेन का चैप्टर बेनिफिट लेना चाहे क्या? नहीं मिलेगा तेरे को, तू तो रेगुलर सेल परचेज कर रहा है, तू तो रेगुलर सेल परचेज कर रहा है, इट इज ट्रेडिंग।
तू तो ट्रेडिंग कर रहा है, ये तो तेरा पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल करेंगे। समझ आया? ये सुन लो, समझ आ रहा है मेरी बात को? आज थोड़ा सा यहां पर हो क्या रहा था कि डिपार्टमेंट से बोलता था, डिपार्टमेंट के पास जब उनका केस जाता था तो वो बोलते नहीं भैया हम तेरे को कैपिटल गेन चैप्टर का बेनिफिट नहीं देंगे, हम तो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल करेंगे। तू तो क्या कर रहा है, तू तो रेगुलर ट्रेडिंग कर रहा है, हम इसे तेरा पीजीबीपी का इनकम मानेंगे। आपको आइडिया है, वहां लिखा होता है स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल। अगर आपका कोई स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब जिसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हो, राइट, जिसमें आप व्यापार कर रहे हो, वो आपका बिजनेस इनकम माना जाएगा, तो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये बोलते थे भाई साहब नहीं, ये कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, इसमें तो तुम व्यापार कर रहे हो, ये तो आपका पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। और जब पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा तो एट द रेट ऑफ 30% उस पर टैक्स इंपोज कर दिया जाएगा। जहां उस समय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ करता था, वो पूरा का पूरा 30% टैक्सेबल हो जाएगा। जहां शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लोअर 15% पे लगता था, वो 30% पे टैक्सेबल हो जाएगा। भाई साहब एफआईआई ने, अरे ये क्या हो गया? अरे मेरी आवाज आ रही है क्या? एम आई ऑडिबल? अरे मैं ऑडिबल हूं क्या? इधर मेरी आवाज हैंग हो गई यार, आई नहीं रही है, ये क्या हो गया? एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो हेलो, अरे ये हैंग कैसे हो गया यार? एम आई ऑडिबल? तो बोलो ना यस। बट ये इधर हैंग हो गया यार मेरे, पता नहीं। चलो तुमको ऑडिबल है ना, फिर ठीक है। मेरी इधर स्क्रीन हैंग हो गई है बिल्कुल ही। चलो फिर तुम्हें सुनने में आ रहा है तो कोई इशू नहीं। तो यहां पर डिपार्टमेंट क्या बोला, भैया नहीं भैया हम आपको कैपिटल गेन का बेनिफिट ना देंगे, हम तो आपको पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल करेंगे। और जो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा, एफआईआई की करोड़ों करोड़ों में इनकम होती थी भाई साहब, करोड़ों नहीं, करोड़ों से भी ज्यादा, अरबों में इनकम होती थी एफआईआई की। मान लो एक, मैं तो सिंपल एग्जांपल लेता हूं, 100 करोड़ की इनकम है एलटीसीजी, उसने कोई पैसा लगा रखा था, 100 करोड़ का एलटीसीजी हुआ। जहां पर इस एलटीसीजी पे नील टैक्स लग रहा था, भाई साहब इस चक्कर में जब एओ ने कहा नहीं हम तो 30% टैक्स लगाएंगे, 30 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी आ गई। भाई साहब एफआईआई ने हाथ जोड़ लिए हिंदुस्तान में, नहीं डालना पैसा, साला तुमने हमको बोला कि हम तुम्हें बेनिफिट देंगे और तुम हम पे पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल कर रहे हो। नो, वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया, वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया। सो एफआईआई ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, राइट। एफआईआई बोला मैं अब इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। और भाई साहब हिंदुस्तान को पैसे की जरूरत है, और एफआईआई पैसा नहीं डालेगा तो कौन डालेगा? सिक्योरिटी मार्केट में सबसे मोटा पैसा जो फंसा हुआ है वो किसका है? एफआईआई का। एक चीज ध्यान रखना, हिंदुस्तानियों का नहीं है, एफआईआई का सबसे मोटा पैसा लगा हुआ है, मोटा पैसा लगा हुआ है, ठीक है ना। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनका मोटा पैसा लगा हुआ है हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट के अंदर। क्योंकि उनको भी पता है कि हिंदुस्तान इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, और अगर आज आपने अगर इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया है तो यू विल गेट लॉट ऑफ रिटर्न्स एक्चुअली, और वो गेन उनको मिलता भी है, खैर, राइट। तो एफआईआई ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। उस समय मोदी जी ने रुका, मोदी जी ने बोला शांत गदाधारी भीम शांत, प्रॉब्लम क्या है तेरी, बोलना। बोले मोदी जी, बोले हाँ मित्रों बोलो। मोदी जी तुम्हारे यहां पर हमने इन्वेस्टमेंट किया कि हमें कैपिटल गेन चैप्टर का फायदा मिल जाएगा, हमने यहां पर सिक्योरिटीज खरीदी कि हमें कैपिटल गेन का बेनिफिट मिल जाएगा, बट ये तो साला हमें कैपिटल गेन का बेनिफिट दे ही नहीं रहे, तो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 30%। भाई साहब नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा, वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट। क्यों रे, कौन परेशान कर रहा है? सर आपके एओ परेशान कर रहे हैं, वो एम्बिग्यूटी कर रहे हैं कि नहीं हमारा तो यहां हम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल करेंगे, कैपिटल गेन का बेनिफिट नहीं देंगे। मोदी जी ने बोला एम्बिग्यूटी हटाओ, एफआईआई जो भी इन्वेस्टमेंट करता है अगर आरबीआई और सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करता है तो उसे ऑलवेज कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। हटाओ एम्बिग्यूटी, एओ अब कभी उसी पीजीबीपी इनकम ट्रीट नहीं कर सकता अगर उन्होंने एज पर सेबी या आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पैसा इन्वेस्टमेंट किया है तो। सो इसीलिए 2014 में ये क्लॉज इंसर्ट किया गया, समझ आ रहा है। Any security held by FII as per guidelines will be always will be treated as capital assets. I hope this is clear. बोलो भाई, समझ आया? अब तीसरा, समझ आ गया क्या? ये समझ आया क्या? जब घर की रौनक बढ़ानी हो
दीवारों को जब सजाना हो, नैरो लेक। बोलो भाई, समझ आया नहीं आया? चलो, क्लियरिटी है, 100% क्लियरिटी। देखो, अब एम्बिग्यूटी के साथ आगे मत बढ़ना, एक एक चीज को इसीलिए मैं तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं कि एकदम मजे से क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ो। अगला, क्लियरिटी ना, अगला इन्होंने क्या बोला कि यूलिप, अगर आप यूलिप में इन्वेस्टमेंट करते हो, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ठीक है ना, अगर आप यूलिप में इन्वेस्टमेंट करते हो, इस यूलिप को मैं अभी नहीं समझाऊंगा, जिस लिखा रहा हूं इसे समझाऊंगा मैं बाद में, ठीक है। अगर आप यूलिप में एग्जेम्प्ट करते हो, यूलिप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और वो पैसा आपका 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं है, नॉट एग्जेम्प्ट, राइट। अगर आपने यूलिप में इन्वेस्टमेंट किया है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान क्या होता है वो बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। अगर आपने उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट किया है और वो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान मतलब क्या होता है, इसका डिटेल में बताऊंगा मैं तुम्हें, इसको जब मैं समझाऊंगा ना प्रॉपर्ली। दिस इज द अमेंडमेंट जो लास्ट टू लास्ट ईयर आया था, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा सेपरेटली, ठीक है ना। इसका पूरा एक मान लो एक सेशन लगना है इसका समझाने के लिए, तो इसीलिए अभी जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप यूलिप में इन्वेस्टमेंट करते हो विच इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D, जो आपका 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं है, तो हम उसे कैपिटल एसेट्स मान लेंगे, और जब हम कैपिटल एसेट्स मान लेंगे तो उस पर जो भी आपको प्रॉफिट होगा वो आपका कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो आपका कैपिटल गेन में एग्जेम्प्ट हो जाएगा फॉर द यूलिप ओनली, फॉर द यूलिप, ठीक है। सो इट विल बी ट्रीटेड योर कैपिटल एसेट्स। अगर आप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में, दिस इज एक प्रकार का लाइफ इंश्योरेंस होता है, राइट, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, तो जो आप अपना पैसा उसमें डालते हो वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। तो पहले ये टैक्सेबल नहीं हुआ करता था, बट अब इन्होंने उसे टैक्सेबल क्राइटेरिया में डाल दिया है। उन्होंने बोल दिया है कि अगर ये 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं है, क्या क्राइटेरिया है वो सारे बताऊंगा मैं, अगर वो 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं है देन इट विल बी ट्रीटेड योर कैपिटल एसेट्स, और जब ये कैपिटल एसेट्स मान लिया जाएगा तो कैपिटल गेन हेड में इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। दैट्स इट, आई होप दिस इज क्लियर। तो 3 चीजें मैंने आपको यहां पर बताई है। इसको मैं आपको क्या करूंगा, इसका जब अलग से पूरा सेशन यूलिप का, जिसमें मैं आपको पूरा यूलिप समझाऊंगा, तब मैं इसको डिटेल में समझाने वाला हूं, ठीक है। तो ये आपका इंसर्ट जो हुआ था ना 2021 में हुआ था, ठीक है, फाइनेंस एक्ट 2022 में, फाइनेंस एक्ट 2022 में, ठीक है, फाइनेंस एक्ट 2022 में हुआ था, मतलब आपके अमेंडमेंट लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है यूलिप वाला भी, तो आई विल उसको पूरा डिटेल में बताऊंगा, बकायदा इसके प्रैक्टिकल्स भी करेंगे अपन, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कैपिटल एसेट्स मींस, पहला मतलब सिंपल है, पहले वही डेफिनेशन हुआ करती थी, ये 2 चीजों को तो बाद में इन्होंने इंकॉर्पोरेट किया। इन्होंने पहला क्या बोला है, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी वेदर यूज फॉर बिजनेस और नॉट, चाहे आप उसे बिजनेस में यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो आपके लिए कैपिटल एसेट्स हो जाएगी, एक्सक्लूडिंग 4, पहला स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल, दूसरा पर्सनल इफेक्ट का मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग जाडा एसपी, तीसरा रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, फोर्थ गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। फिर एक एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए उन्होंने लिखा कि एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआई विल बी ट्रीटेड, ऑलवेज विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स, ठीक है। और तीसरा यूलिप जो 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं है वो आपकी कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना। अब बताओ मुझे, आगे चलते हैं फिर, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। हाँ जी बोलो, यहां तक कोई डाउट तो नहीं ना। ओके, चलें आगे। चलो, अब अभी तक हमने समझा है व्हाट इज कैपिटल एसेट्स। अब दूसरा जो चीज मैं आपको यहां बताने वाला हूं, कैपिटल एसेट्स को लेकर आपको क्लैरिटी हो चुकी है, ठीक है। सर ये आपने बताया था 111A, यहां पे आपने बताया था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये क्या होता है सर, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कोई बताएगा मुझे क्या होता है ये? मतलब कैपिटल गेन को आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है,
या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ये क्या होता है सर? ये क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? मतलब क्या भाई है, क्या पर्पस है, ये क्या बोलना चाह रहे हो आप सर? हाँ जी बताइए। क्या है ये शॉर्ट टर्म और क्या है ये लॉन्ग टर्म, बताओ सर। कैपिटल असेट्स को दो पार्ट में सेग्रीगेट किया हुआ है, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स पर अगर कोई भी प्रॉफिट होता है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला जाता है, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स पर कोई भी प्रॉफिट लॉस होता है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस बोला जाता है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। चलो जी, अब आप मुझे बताओ कब कोई एसेट्स लॉन्ग टर्म होगी और कब कोई एसेट शॉर्ट टर्म होगी। बिल्कुल आपने जैसे यहां पे लिखा है आयुषी ने कि सर अगर होल्डिंग ड्यूरेशन 12 महीने से ज्यादा हो तो लॉन्ग टर्म हो जाएगी, अदरवाइज शॉर्ट टर्म हो जाएगी। होल्डिंग ड्यूरेशन अगर 12 महीने से ज्यादा हो तो लॉन्ग टर्म हो जाएगी, अदरवाइज शॉर्ट टर्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे अकाउंट्स का फंडा जरूर बोलता है कि यस अगर 12 महीने से ज्यादा है तो उसे एसेट्स बोलते हैं, राइट। बट यहां हमारा थोड़ा सा डिफरेंट फंडा है। यहां इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपका होल्डिंग ड्यूरेशन, चलो पहला उस पे भी आने से पहले एक चीज पूछता हूं। चलो पहले तो आपको ये होल्डिंग ड्यूरेशन बता ही देता हूं। अगर आपका होल्डिंग ड्यूरेशन मतलब असेट्स खरीदने से असेट्स को बेचने तक का ड्यूरेशन, मान लो मैंने 1 जनवरी 2015 के अंदर कोई असेट्स खरीदी और मैंने उसे बेचा है मान लो 31 मार्च 2019 के अंदर, तो मेरा होल्डिंग ड्यूरेशन कितना है? 15 पूरा हो गया, 16 पूरा आ गया, 17 पूरा आ गया, 18 पूरा आ गया, ठीक है ना। तो ये 4 साल 3 महीने, 4 years 3 months, दिस इज माई होल्डिंग ड्यूरेशन। तो अब मैं इसे लॉन्ग टर्म बोलूंगा या नहीं बोलूंगा वो यहां से पता पड़ेगा। इन्होंने बोला है कि अगर आपका होल्डिंग ड्यूरेशन 36 महीनों से ज्यादा है, 36 महीनों से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म हो जाएगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म हो जाएगा। तो यहां पर कैपिटल गेन के अंदर उन्होंने होल्डिंग ड्यूरेशन जो बताया है वो बताया है 36 मंथ। अगर आपका होल्डिंग ड्यूरेशन 36 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। यार कोई एक बात बताओगे, क्या कारण है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिस्ट्रीब्यूट करने का? क्यों लॉन्ग टर्म पे फायदा दिया जा रहा है? आप देखते हो, इवन आपने देखा होगा अपन ने जब कैपिटल गेन की टैक्स रेट्स पढ़ी थी तो अपन ने पढ़ा था लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ठीक है। अपन ने क्या क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था कि सर एक मिनट रुको, इसको इस तरीके से बताता हूं कि अगर मान लो वो शेयर्स वाला है, शेयर्स है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है और बिजनेस ट्रस्ट है। एक मिनट रुको, ढंग से ही बताऊं ना। कैपिटल गेन मैंने आपको रेट्स बताई थी कुछ, कि अगर मान लो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। एक मिनट को इस तरीके से नहीं बताता हूं, जो आपको मैंने बताया था वही बताता हूं। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है, जिसपे आपने एसटीटी पे किया हो, तो लॉन्ग टर्म आपका 112A में आ जाएगा, 112A में आ जाएगा, और अगर शॉर्ट टर्म होता है तो वो 111A में आ जाएगा, ठीक है। और इनके अलावा अदर एसेट्स है, तो वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कहां जाएगा? बताओ चलो मुझे आप बताओ। ये तो मैंने आपको बता दिया, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और बिजनेस ट्रस्ट, जिसपे अगर आपने एसटीटी पे किया हो
अगर उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 112A में आ जाएगा और वो टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। और अगर उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो उस पर एट द रेट ऑफ 15%। समझ आ रहा है? मतलब इस पे भी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है तो आपको फायदा मिल रहा है, शॉर्ट टर्म है तो 15% की रेट है। अदर एसेट्स के केस में बताओ क्या रेट है? हाँ, अदर एसेट्स लॉन्ग टर्म हो रहा है तो 112 में आ जाएगा और शॉर्ट टर्म हो रहा है तो किधर जाएगा? बोलो भाई। अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 20%, वेरी गुड। और अगर शॉर्ट टर्म हो गया तो किधर आ जाएगा? स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो जाएगा। और स्लैब रेट आपको पता है 10 लाख तक ठीक है, बाकी 10 लाख के ऊपर 30% पे आ जाती है। वेरी गुड, इज नॉर्मल, नॉर्मल इनकम का पार्ट हो जाएगा, नॉर्मल इनकम का पार्ट हो जाएगा। और स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, मतलब अगर हायर स्लैब रेट है तो 30% पे भी टैक्सेबल हो जाता है। तो आप देख रहे हो लॉन्ग टर्म पे फायदा दिया जा रहा है, लॉन्ग टर्म पे फायदा दिया जा रहा है। इवन यहां पर 10% है और शॉर्ट टर्म पे 15% है, यहां पर 20% है और यहां जाओगे तो एट द रेट ऑफ 30% है, राइट? यहां पर आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म पे फायदा दिया जा रहा है। क्यों फायदा दिया जा रहा है? क्यों दो पार्ट में सेग्रीगेट किया गया असेट्स को? भाई मैं तो बोलता हूं असेट्स बेची, कितने में खरीदी थी सर? 5 लाख रुपए में खरीदी थी, बेची कितनी सर? 55 लाख में बेच दी, 50 लाख पे टैक्स लगाओ, नक्की करो ना। क्यों दो पार्ट में सेग्रीगेट कर रहे हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म? क्या कारण है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? What is the reason they have distribute in 2 parts? शॉर्ट टर्म अलग कर दिया और लॉन्ग टर्म अलग कर दिया। अरे कारण क्या है भैया? कारण क्या है बताओ? यार ये ना कोल्ड एंड कफ ठीक हुए यार फटाफट से, एक दिन ठीक रहता है वापस गड़बड़ हो जाती है। हाँ जी बताओ। हाँ जी बताओ। सॉरी, क्या कारण है? कोई बताएगा मुझे क्या कारण है इसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया गया? इमीडिएटली बाय एंड सेल ना करे, क्यों? क्या गवर्नमेंट को क्या फायदा है इस चीज से, ये बताओ आप तो। इंट्राडे ना 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 ना, इंट्राडे तो चलो ओनली उसी में ही होता है। बाकी अगर मान लो मैंने मकान खरीदा, मकान ये तो सबके लिए है ना, ये सिर्फ और सिर्फ शेयर्स पे थोड़ी लगता है। शेयर्स तो एक पार्ट है कैपिटल एसेट्स का, राइट? बाकी मकान हो गया, गोल्ड हो गया, आपकी और कई सारी एसेट्स है, लैंड हो गई, इन पे भी तो कैपिटल गेन लगता है। तो क्यों इन्होंने इसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया? लॉन्ग टर्म क्यों उन्होंने लॉन्ग टर्म पे बेनिफिट दिया, क्यों उन्होंने शॉर्ट टर्म पे बेनिफिट नहीं दिया? कारण क्या है? यस, कोशिश करो कोशिश करो, जनरली कम ही होगा। ना 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 ना, इन्होंने बेनिफिट दिया है लॉन्ग टर्म के केस में। आप देख रहे हो इवन टैक्स रेट्स में भी बेनिफिट दिया है, और जब आप इसे कैपिटल गेन कंप्यूट करते हो ना तब भी इन्होंने बेनिफिट दिया। लेकिन ऐसा क्यों सर? सिंपल है ना सर, अगर मैं कोई एसेट्स खरीद रहा हूं, मान लो आज मैंने उसे 10 लाख में मैंने खरीदी, 1/4/2000 के अंदर मैंने कोई एसेट्स खरीदी, मान लो 2010 के अंदर खरीदी, 10 लाख के अंदर, और मैंने उसे बेची है मान लो 2023 के अंदर। तो ये क्या हो गया? यहां पर आप बोलोगे सर होल्डिंग ड्यूरेशन मोर देन 36 मंथ, तो लॉन्ग टर्म होगा। मान लो मैंने बेची है 100 करोड़ के अंदर, 100 लाख के अंदर, तो सर मेरे को यहां पर 90 लाख का प्रॉफिट होगा। तो सिंपल है ना सर, 90 लाख प्रॉफिट पे लगा दो ना टैक्स। काहे को मगजमारी करते हो? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का एक सिंपल एक रेट ले लगा दो। क्यों आप इसे तोड़ते हो सर? क्यों आप बोलते हो कि देखो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? क्यों क्यों? आप ऑब्जेक्ट क्या है सर आपका? सरकार चाहती क्या है? ना 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 ना, जल्दी सोल्ड करोगे तो गेन कैसे ज्यादा हो जाएगा? गेन का कोई भरोसा थोड़ी है कि जल्दी सेल करने पे ज्यादा होगा। आज मान लो आपने मकान खरीदा, आज मान लो 10 लाख का मकान खरीदा, साल भर बाद में क्या वैल्यू होगी? 11 लाख रुपए। लेकिन अगर आप उसे 5-6 साल होल्ड करते हो तो उसकी वैल्यू 100 लाख पे जाने के असर बहुत ज्यादा है, राइट? प्रॉपर्टी जितने टाइम होल्ड करते हो उतनी वैल्यू बढ़ती जाती है उसकी। तो जल्दी सोल्ड करने का ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। बताओ,
गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है इकोनॉमी को प्रमोट करना, इकोनॉमी बढ़ाना, ठीक है ना। और इकोनॉमी तभी बढ़ेगी जब स्टेबिलिटी होगी, जब स्टेबिलिटी होगी, ठीक है ना। गवर्नमेंट चाहती है भैया तुमको इन्वेस्टमेंट करो तो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करो। अगर तुम लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आएगी। अगर आप तुम आज खरीदा कल बेचा, आज खरीदा कल बेचा, तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। आपको पता है अगर आप लंबी ड्यूरेशन के लिए एफडी कराते हो, लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है ना, आप अगर लंबी ड्यूरेशन की एफडी कराते हो और एक आप शॉर्ट ड्यूरेशन की एफडी कराते हो, बताओ आपको बैंक ब्याज कहां ज्यादा देता है? बैंक आपको ब्याज कहां ज्यादा देता है? बताओ, कोई बताएगा मुझे कहां पर आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा? अगर आपने एफडी कराई, लेट्स अज्यूम 4 साल की, और एक आपने एफडी कराई 40 दिन की, बताओ आपको बैंक ब्याज कहां ज्यादा देगा? 40 डेज, बताओ 4 ईयर्स और 40 डेज, कहां पर बैंक आपको ब्याज ज्यादा देगा? बताओ। अभी इस एग्जांपल से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या कारण है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को डिवाइड करने का। लॉन्ग टर्म में है ना, यहां पर मान लो आपको 7.10% मिलेगा और यहां पे हो सकता है आपको 4% ही मिलेगा, राइट। कारण क्या है? बैंक बोलता है देख भाई, अगर तू आज मेरे को बोलता है कि मैं आपको ये 10 लाख रुपए दे रहा हूं जो 4 साल तक मैं नहीं मांगूंगा, तो बैंक को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये 10 लाख रुपए मैं 4 साल तक यूज कर सकता हूं, मतलब बैंक बोलता है वाह यार, 4 साल तक ये मुझसे मांगने नहीं आएगा, 4 साल के बाद में चुकाना है, मतलब मेरे पास आज क्या है, इस 10 लाख को मैं 4 साल तक यूज कर सकता हूं। एक स्टेबिलिटी मिल गई उनको, एक कंफर्ट जोन मिल गया, ताकि अब वो उससे और भी कुछ अर्निंग करना चाहे, जो भी प्लानिंग करना चाहे वो कर सकते हैं। तो इसीलिए वो आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। आप बोलते हो कि नहीं मैं तो आपके पास 40 दिन के बाद पैसा ले लूंगा, ले भैया फिर तो मेरे को व्यवस्था रखनी पड़ेगी ना बैंक को भी, राइट। तो इसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट भी बोलती है कि भैया अगर तुम लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक स्टेबिलिटी आती है, तुम्हारा जो पैसा एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। और हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी तभी आएगी जब हमारा इन्वेस्टमेंट लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हुआ। आज खरीदा कल बेचा, ये तो सटोरियों का काम है यार, सटोरियो। इस हरकत से हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी कभी नहीं आ सकती। तो इसीलिए इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 2 पार्ट में सेग्रीगेट कर दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो यस, आपको टैक्स रेट में भी फायदा दिया जाएगा और इवन कंप्यूटेशन में भी आपको फायदा मिलता है। कंप्यूटेशन, जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करते हो ना, वहां पर भी इन्होंने एक फायदा आपको दिया है, अभी मैं बताऊंगा आपको। और शॉर्ट टर्म में इन्होंने यहां पर इसलिए थोड़ा सा टैक्स रेट भी हाई रखी है और वो कंप्यूटेशन में भी फायदा नहीं दिया है, अभी मैं बताऊंगा क्या है। सो आई होप दिस इज क्लियरिटी। हाँ, ताकि अमाउंट इन्वेस्टेड रहे, मतलब ये कहता है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, हमारे देश के लिए भी अच्छा है, इकोनॉमी में भी हेल्प होगी। सो दीज आर द मेजर रीजन कि इन्होंने लॉन्ग टर्म को प्रमोट करने के लिए इन्होंने लॉन्ग टर्म पे टैक्स रेट का बेनिफिट दिया है, राइट। चलो जी, यहां तक क्लियर है कंसेप्ट? 5 मिनट का ब्रेक ले लो, देन आई विल कम एंड आई विल टेल यू। हाँ, तो आपको यहां तक समझ आ रहा है सारा? अब मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। आपको ये तो समझ आ गया कि कैपिटल एसेट्स को 2 पार्ट में इन्होंने यहां पर सेग्रीगेट किया है, एक तो है लॉन्ग टर्म और एक है शॉर्ट टर्म। अगर होल्डिंग ड्यूरेशन अगर आपका 36 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, अदरवाइज आपका शॉर्ट टर्म हो जाएगा। मतलब अगर आपने कोई भी एसेट्स 36 महीने से ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर होल्ड करी है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, 36 महीने से ज्यादा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपने होल्ड करी है फॉर 36 मंथ तो क्या होगा बताओ? अगर मैं आपको बोलूं अगर आपने होल्ड किया है फॉर एग्जैक्ट 36 मंथ तो बताओ क्या होगा? वेदर इट विल बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, बताओ। वेदर इट विल बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, बताओ। बोलो भाई। शॉर्ट टर्म, परफेक्ट, शॉर्ट टर्म, क्योंकि मैंने यहां स्पेसिफिकली लिखा है कि 36 महीने से ज्यादा, ठीक है ना। तो 36 महीने से ज्यादा है तो ही लॉन्ग टर्म होगा, अदरवाइज ये शॉर्ट टर्म रहेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो जी, तो यहां पर आपको क्लैरिटी हो रही है चीजों को लेके। सबसे पहले हमने देखा कैपिटल
असेट्स मतलब क्या, फिर हमने देखा कि कैपिटल एसेट्स आप सेल करते हो तो टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स, दूसरा हम क्या देख रहे हैं, टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स, या तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। अगर होल्डिंग ड्यूरेशन आपका 36 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म हो जाएगा। फिर हमने देखा था, मैंने आपको इसके साथ बताया था क्यों डिफरेंशिएट किया, क्यों डिफरेंशिएट किया, क्योंकि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी तभी आ पाएगी जब आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होगा, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए है तो आपको टैक्स रेट में फायदा है, अगर आपको लॉन्गर ड्यूरेशन में है तो आपको टैक्स रेट में फायदा है, वो मैंने भी आपको बताया था। और साथ में आपको जो फायदा है वो एक फायदा तो टैक्स रेट का है एक फायदा तो टैक्स रेट का है, और एक फायदा है आपका कंप्यूटेशन के अंदर, कि जब आप अपना कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे तब आपको लॉन्ग टर्म में कुछ कंप्यूटेशन में फायदा मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में वो फायदा नहीं मिलेगा। बट आते हैं उस फायदे को देखते हैं, बट उससे पहले हम समझते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद में भी आपको और डिटेल में बताऊंगा कि कब कोई एसेट शॉर्ट टर्म होगी, कब कोई एसेट लॉन्ग टर्म होगी। पहले उसको डिटेल में बताऊंगा, फिर उसके फायदों को बताऊंगा। चलो जी, मिलते हैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद में। क्या टाइम हो गया है अभी, 10:25 पे मिलते हैं, ठीक है। आज जो बैच होएगा आज मैं 11 बजे तक ही लूंगा, क्योंकि आज ज्यादा नहीं लूंगा यार, 11:30 तक आज नहीं लूंगा मैं कल लेंगे 11:30 तक, ठीक है। तो आज आपका ये कैपिटल एसेट्स का पार्ट मैं कंप्लीट करा दूंगा, ताकि एक चीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। कल हम स्विच करेंगे ट्रांसफर पे। ट्रांसफर और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना वो पहला पड़ा हुआ है, कैपिटल एसेट्स की क्लियरिटी हो और ट्रांसफर की क्लियरिटी हो, दैट्स इट, बस। उसके बाद तो बहुत आसान है उसके बाद कोई लोड नहीं है। अभी इससे रिलेटेड कोई वीडियो नहीं है ना, नहीं। ओके अरे भाई क्या हाल है तुम्हारे सभी के, कहां हो तुम, मेरी आवाज सुन पा रहे हो, नहीं सुन पा रहे हो? टीडीएस में तुम्हारे सजेशन क्या रहे यार, तुम्हारे वो रिस्पॉन्स नहीं आया, ओनली कुछ ही लोगों ने भी दिया है, वापस रिमाइंडर कराना पड़ेगा इसके लिए, है ना। शेयर योर फीडबैक्स अबाउट टीडीएस। यस चलो जी, मैंने ग्रुप पे अब वापस लिखा है, तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है प्लीज फटाफट से अपने टीडीएस के रिव्यूज दे देना, ठीक है ना। चलो जी आगे चलते हैं। अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि सर हमने देख लिया है कैपिटल गेन, कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी। सबसे पहले हमने क्या देखा सर, कैपिटल एसेट्स हो, ट्रांसफर हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। कैपिटल एसेट्स को हमने देखा है सेक्शन 214 के अंदर, और ट्रांसफर को 247 के, ट्रांसफर को देखना बाकी है, कैपिटल एसेट्स हम देख रहे हैं। कैपिटल एसेट्स मींस व्हाट, तो यहाँ पे ए बी सी 3 चीजें दिमाग में रखना। मेन वो है आपका, मेन जो चीज है वो है ए, any kind of property whether used for business or not, any kind of property, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, चाहे आप उसे बिजनेस में यूज ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, any kind of property will be the capital assets excluding for stock in trade, raw material, consumable। क्यों? क्योंकि वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाती है। दूसरा, पर्सनल इफेक्ट की मूवेबल प्रॉपर्टी को भी कैपिटल एसेट्स नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि सर इसकी वैल्यू जनरली डेप्रिशिएट होती है, इस पर गेन नहीं होता है, तो डिपार्टमेंट ने रिमूव कर दिया। लेकिन जिन पर्सनल इफेक्ट की मूवेबल प्रॉपर्टीज पर गेन होता है उसको उन्होंने कैपिटल एसेट्स माना है। जाडा एसपी, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, स्कल्पचर्स और पेंटिंग। तीसरा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, और फोर्थ, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। ठीक है, इन 4 को उन्होंने कैपिटल एसेट्स नहीं माना है, बाकी सारी चीजें कैपिटल एसेट्स। तो हमें क्लियरिटी हो गई है कि सर क्या कैपिटल एसेट्स है और क्या नहीं है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए है कि अगर एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआई, अगर एफआईआई ने कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड कर रखी है, राइट, एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस, तो यस इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स। एम्बिग्यूटी क्या थी, डिपार्टमेंट उसे पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल करना चाहता था, लेकिन डिपार्टमेंट यहाँ इनका अमेंडमेंट्स लाकर ये स्पेसिफिकली मेंशन करवा दिया कि दिस विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स। अगर एफआईआई ने
इन्वेस्टमेंट कर रखा है एज पर दी गाइडलाइंस, एज पर दी सेबी की गाइडलाइंस, आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसने पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो ऑलवेज इट विल बी ट्रीटेड एज द कैपिटल एसेट्स। कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, खत्म कर दिया उस एम्बिग्यूटी को। तीसरा जो अमेंडमेंट आया था फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर, वहां इन्होंने लिखा है 22 के अंदर, वहां उन्होंने लिखा है कि अगर आपका यूलिप जो कि 1010D में एग्जाम नहीं हो रहा है तो वो आपका कैपिटल एसेट्स माना जाएगा, और अगर कैपिटल एसेट्स माना जाएगा तो उससे कोई भी अमाउंट अगर रिसीव होती है तो कैपिटल गेन एंड में टैक्सेबल हो जाएगी, वो हम देखेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा था कि सर ये कैपिटल एसेट्स तो समझ आ गया, बट देयर आर टू टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में मैंने आपको बताया था अगर होल्डिंग ड्यूरेशन 36 महीने से ज्यादा हो तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म हो जाएगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म हो जाएगा, राइट। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं, समझो कैपिटल एसेट्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, अगर होल्डिंग ड्यूरेशन अगर आपका 36 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। ठीक है, बट यहां कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट अब ये समझना आप, एक्सेप्ट इन्होंने बोला है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर आपका होल्डिंग ड्यूरेशन 12 महीने से ज्यादा होते ही लॉन्ग टर्म हो जाएगा, और कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर आपका होल्डिंग ड्यूरेशन 24 महीने से ज्यादा होते ही लॉन्ग टर्म हो जाएगा, फॉर सम पर्टिकुलर केसेस, फॉर सम स्पेसिफिक केसेस। ये चीज ध्यान रखना बस। इन्होंने क्या बोला है कि कुछ ऐसे केसेस है जहां पर आपका होल्डिंग ड्यूरेशन जनरली बाय डिफॉल्ट जो होल्डिंग ड्यूरेशन देखना है दैट विल बी 36 मंथ। 36 महीने से ज्यादा अगर होल्डिंग ड्यूरेशन है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, लेकिन अगर उससे कम है तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जहां पर कुछ सर्टेन एक्सेप्शन है जहां पर 12 महीने से ज्यादा होल्डिंग होते ही उसे लॉन्ग टर्म बोल दिया जाएगा, और कुछ ऐसे केसेस है जहां पर 24 महीने से ज्यादा होल्डिंग होते ही उसे लॉन्ग टर्म बोल दिया जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं 12 महीने वाले केसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, आप रफ में बना लो, नोट सीरीज में अभी कुछ मत बनाना, नोट सीरीज में एंड में वापस कराऊंगा, वो वहां पर रहेगी। उस नोट सीरीज में भी आराम से 2 या 3 दिन जाएंगे, बट ठीक है चैप्टर मजबूत हो जाएगा आपका तब तक। अभी मैं प्योर फंडामेंटल पे काम कर रहा हूँ, आई एम नॉट वर्किंग ऑन एनी अदर थिंग। अभी मेरे को आपके फंडामेंटल मजबूत करने, पूरे चैप्टर सिक्वेंस में लेके आना है। जब एक बार ये चैप्टर, और ये चैप्टर मैं सीक्वेंस में कैसे लेके आऊंगा, 3 फेज है मेरे यहाँ पे, पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव और तीसरा पड़ाव। जैसे केबीसी में होते हैं ना 3 पड़ाव, वैसे यहाँ में 3 पड़ाव है। पहले पड़ाव में मैं आपको समझाऊंगा कैपिटल एसेट्स क्या है और ट्रांसफर क्या है। अब जब आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई, क्योंकि कैपिटल गेन में कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी, भाई कैपिटल एसेट्स भी होने चाहिए और ट्रांसफर भी होना चाहिए। तो आपको कैपिटल एसेट्स भी पता होना चाहिए कि क्या ये कैपिटल एसेट्स है या नहीं, पहले वो पता होना चाहिए। दूसरा फिर आपको देखना है ट्रांसफर है या नहीं, अगर दोनों चीज फुलफिल होती है तो कैपिटल गेन चैप्टर में आएगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं। तो पहला पड़ाव हमें यह पता होना चाहिए कि हाँ सर कैपिटल एसेट्स भी है, ट्रांसफर भी है, तो फिर मैं बोलूंगा आ जाओ अब कैपिटल गेन में कंप्यूटेशन करते हैं। तो सेकंड पड़ाव होगा कंप्यूटेशन। और जब आप कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन कर लोगे तो जो आपका कैपिटल गेन आएगा उस पे तरीके, किस तरीके से हम उस कैपिटल गेन को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब कम टैक्स पे कर सकते हैं, जेन्युइन तरीके, एथिकल तरीके जो डिपार्टमेंट खुद बताता है, तो वो हम देखेंगे। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 की सीरीज बोलता हूं मैं इसे, 54, 54B, 54 कई सारी EC, ठीक है ना, वो अपन देखेंगे। अगर आपको याद है जब मैंने रिटर्न फाइलिंग के टाइम आपको बताया था, रिटर्न फाइलिंग के टाइम मैंने आपको बताया था किस किस को रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर आपका एडजस्टेड कंपनी और फर्म को मैंडेटरी है, उसके अलावा एनी अदर पर्सन अगर उसका एडजस्टेड टोटल इनकम, याद करो मैंने यह बताया था, एडजस्टेड टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो। एडजस्टेड टोटल इनकम में मैंने आपको क्या समझाया था, एडजस्टेड टोटल इनकम में मैंने बताया था टोटल इनकम, उसमें अगर आपने 80C से 80U की डिडक्शन ली हुई है तो एड बैक कर दो। फिर मैंने आपको बोला था 54 की सीरीज अगर आपने वो एग्जेम्पशन का बेनिफिट लिया हुआ है तो वो भी एड बैक कर दो, ये वही है। समझ आ रहा है? इसके बाद जो आपकी इनकम आएगी दैट विल बी योर एडजस्टेड टोटल इनकम, राइट। सो ये थर्ड पड़ाव में मैं आपको समझाऊंगा एग्जेम्पशन। तो अभी सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है कि कब कोई असेट्स हाँ जी,
कब कोई असेट्स कैपिटल असेट्स होगी या नहीं होगी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट वो है, फिर हम देखेंगे ट्रांसफर। तो आज मैं आपको ये वाला पार्ट तो कंप्लीट करा दूंगा, टुमारो विल स्टार्ट ट्रांसफर वाला। बट अब यहाँ पे अभी हमने पहले देख लिया है कैपिटल एसेट्स मतलब क्या, फिर हमने देखा सर देयर आर टू टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स, टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स, टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स, टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स। टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स क्या है सर, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अगर आपका होल्डिंग ड्यूरेशन 36 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगी, अदरवाइज शॉर्ट टर्म हो जाएगी। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है जहां पर होल्डिंग ड्यूरेशन 36 महीने नहीं देखना है, 12 मंथ्स देखना है और 24 मंथ्स देखना है। तो 12 मंथ्स किस किस केस में देखेंगे, चलो बताता हूं। एनी सिक्योरिटी, एनी सिक्योरिटी अदर एनी सिक्योरिटी, एनी सिक्योरिटी, एनी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब क्या हो गया, डिबेंचर, बॉन्ड्स, इक्विटी, प्रेफरेंस सब आ जाता है, ठीक है ना, यूनिट सब आ जाता है। लेकिन इन्होंने यहां पर यूनिट्स को निकाल दिया, यहां पर अदर देन यूनिट्स, एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स, यूनिट्स को हटा दिया इन्होंने। एनी सिक्योरिटी, एनी सिक्योरिटी मतलब डिबेंचर, बॉन्ड सब आ जाते हैं, तो यूनिट्स को हटा दिया इन्होंने, ठीक है ना, यूनिट्स को इन्होंने रिमूव कर दिया। एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स लिस्टेड इन, लिस्टेड 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 मतलब एनएससी बीएससी पर लिस्टेड है, लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, जनरली होल्डिंग ड्यूरेशन 36 महीना देखा जाता है अगर लॉन्ग टर्म है या नहीं, तो 36 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जहां पर 12 महीने से ज्यादा होते ही लॉन्ग टर्म बोल दिया जाएगा, कुछ ऐसे केसेस है जहां पर 24 महीने से ज्यादा होते ही लॉन्ग टर्म बोल दिया जाएगा। तो 12 महीने वाला केसेस कौन कौन सा है, एनी सिक्योरिटी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, राइट, याद नहीं करना है, पहली लाइन अगर तुम्हारी एकदम क्लियर है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एनी सिक्योरिटी, यहां पर यूनिट्स को हटा दिया है ना, एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स, लेकिन कुछ यूनिट को इन्होंने यहां पर कवर कर लिया है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ यूटीआई और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ठीक है ना, यूनिट्स ऑफ यूटीआई और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। यहां पर इन्होंने बोला है कि अगर होल्डिंग ड्यूरेशन 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। और एक इन्होंने बोला है जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड्स। इन चार केसेस में अगर आपका होल्डिंग ड्यूरेशन 12 महीने से ज्यादा है तब आप उसे बोलोगे लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, बाउंसर तो नहीं जा रहा है, यस और नो। तो अभी मैंने आपको क्या बताया है कि जनरली कैपिटल एसेट्स को हमने दो पार्ट में सेग्रीगेट किया है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अगर होल्डिंग ड्यूरेशन 36 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जहां पर होल्डिंग ड्यूरेशन 36 महीना नहीं 12 महीना देखा जाएगा, और कुछ ऐसे केसेस है जहां पर 24 महीना देखा जाएगा। 24 महीने वाले केसेस क्या है, एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड शेयर्स, ठीक है ना, अनलिस्टेड शेयर्स नॉट डिबेंचर्स, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना, अनलिस्टेड शेयर्स नॉट डिबेंचर्स, राइट। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि इन दो केसेस में देखो, जनरली जो कैपिटल एसेट्स का होल्डिंग ड्यूरेशन है 36 महीना होता है, लेकिन कुछ केसेस में इन्होंने बोला है 12 महीना और कुछ केसेस में बोला है इन्होंने 12 मंथ्स, ठीक है। 12 महीने वाले केसेस क्या है, पहला एकदम ढंग से याद रखो, बाकी सारे आपको सीक्वेंस में हो जाएंगे। एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स, यूनिट्स को हटा दिया है, एनी सिक्योरिटी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ठीक है, पहला। अब यूनिट्स को हटा दिया, लेकिन कुछ यूनिट्स को इन्होंने कवर कर लिया, यूनिट्स ऑफ यूटीआई और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और एक जीरो कूपन बॉन्ड्स। इन चार केसेस में होल्डिंग ड्यूरेशन है 12 महीने से ज्यादा होते ही लॉन्ग टर्म हो जाएगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म हो जाएगा। और 24 महीने वाले केसेस है इमूवेबल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड शेयर्स। यहां पर अगर आपका होल्डिंग ड्यूरेशन 24 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म हो जाएगा। दैट्स इट, बस बस ये क्लियर हो गया आपको, अदरवाइज शॉर्ट टर्म, दैट्स इट। तो जनरल क्या है कि अगर आपका होल्डिंग ड्यूरेशन 36 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है जहां पर 12 महीने से ज्यादा होते ही लॉन्ग टर्म हो जाएगा, और कुछ एक्सेप्शन है जहां पर 24 महीने से ज्यादा होते ही लॉन्ग टर्म हो जाएगा, राइट।
चलो अब मैं आपका थोड़ा सा एक टेस्ट ले लेता हूं, फटाफट से बताओ मुझे कौन क्या होगा। चलो मैं यहां पर तो असेट्स का नाम लिखता हूं, यहां पर उसका होल्डिंग ड्यूरेशन लिखता हूं। आप मुझे बताना क्या ये लॉन्ग टर्म होगी या शॉर्ट टर्म होगी। टाइप आपको बताना है क्या होगा। पहला असेट्स मैंने लिखा, लेट्स अज्यूम गोल्ड, होल्डिंग ड्यूरेशन 45 मंथ्स। दूसरा मैंने लिखा लैंड, होल्डिंग ड्यूरेशन 45 मंथ्स। तीसरा मैंने लिखा हाउस, होल्डिंग ड्यूरेशन 22 मंथ्स। चौथा मैंने लिखा म्यूचुअल फंड, डेप्ट ओरिएंटेड, होल्डिंग ड्यूरेशन 25 मंथ। फिफ्थ मैंने लिखा म्यूचुअल फंड, डेप्ट ओरिएंटेड, 11 मंथ्स, नहीं 13 मंथ्स, 13 मंथ्स, ठीक है। छठा मैंने लिखा म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड, इक्विटी ओरिएंटेड, 13 मंथ्स। सेवेंथ मैंने लिखा अनलिस्टेड, अनलिस्टेड डिबेंचर्स, 25 मंथ्स। चलो बताओ बताओ इन सातों केसेस में असेट्स टाइप क्या होगा। चलो जी, यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, किसमें किसमें लेना है आपको यूलिप को। यूलिप के लिए तो नॉर्मल हो गया ना, फिर 36 महीना हो गया। जनरल बाय डिफॉल्ट क्या है 36 मंथ, लेकिन कुछ ऐसी केसेस हैं जहां पर 12 मंथ और 24 मंथ लेना है। तो यूलिप अगर आपको नहीं दिख रहा है तो बाय डिफॉल्ट 36 मंथ है ना उसका होल्डिंग ड्यूरेशन। अगर 36 महीने से ज्यादा हो तो लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म, सिंपल। आई होप दिस इज क्लियर। बताओ जी, इसका आंसर बताओ। सबसे पहले आरवा ने बोला है 126 लॉन्ग टर्म है। ओके चलो एक एक को देखते हैं। गोल्ड 45 मंथ्स, चलो गोल्ड 45 मंथ्स, बताओ क्या होगा। गोल्ड मैंने क्या बोला था कि जनरली क्या होता है, अगर 36 महीने से ज्यादा हो तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म हो जाएगा, राइट। चलो ये लॉन्ग टर्म हो गया आपका। लैंड 45 मंथ्स, लैंड के केस में क्या था 45 मंथ्स, लॉन्ग टर्म हो जाएगा। हाउस 22 मंथ्स, आपको याद है मैंने आपको बोला था जनरली होल्डिंग ड्यूरेशन, तीसरा हो जाएगा शॉर्ट टर्म, वेरी गुड, शॉर्ट टर्म, ठीक है। अगर इसका होल्डिंग ड्यूरेशन, मेरे क्वेश्चन को वापस समझना, चलो पहले आपके इस पे आते हैं, इस पर अगर इसका होल्डिंग ड्यूरेशन मैं चेंज करता हूं थोड़ा सा, मान लो अगर इसका होल्डिंग ड्यूरेशन में 25 मंथ्स कर दूं तो क्या होगा, बताना मुझे, बाद में बताना। म्यूचुअल फंड डेप्ट ओरिएंटेड क्या होगा, फोर्थ शॉर्ट टर्म हो जाएगा, यस शॉर्ट टर्म हो जाएगा। म्यूचुअल फंड डेप्ट ओरिएंटेड 13 मंथ्स क्या होगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। हमेशा ध्यान रखना मैंने क्या बोला है, जनरली होल्डिंग ड्यूरेशन 36 महीने से ज्यादा हो, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन में मैंने 12 महीना और 24 महीना बोला था। 12 महीने एनी सिक्योरिटी लिस्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, सबसे पहले तो लिस्टेड होनी चाहिए, राइट, अदर देन यूनिट्स, यूनिट्स को हटा दिया, फिर यूनिट्स ऑफ यूटीआई और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। डेप्ट ओरिएंटेड की बात नहीं करा है, अगर डेप्ट ओरिएंटेड है तो उसके लिए 36 महीने की कंडीशन ही देखी जाएगी, ठीक है, और जीरो कूपन बॉन्ड्स। और फिर दो केसेस है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड है, हाउस, इनके लिए 24 मंथ के ऊपर होते ही लॉन्ग टर्म हो जाएगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है, राइट, बस। और अनलिस्टेड शेयर्स, ठीक है। चलो म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड, ये क्या हो जाएगा बताओ, 6 क्या हो जाएगा, 6 का आपने आंसर क्या दिया है, 6 का आंसर दिया लॉन्ग टर्म, वेरी गुड, ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अनलिस्टेड डिबेंचर्स 25 मंथ्स क्या हो जाएगा,
7th का क्या दिया है, शॉर्ट टर्म। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। सो यू हैव कंप्लीट क्लियरिटी। चलो अब थोड़े से एक दो चीजें और पूछ लेता हूं मैं आपसे, बताओ। शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी, शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी लिस्टेड इन न्यूयॉर्क, लिस्टेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसका होल्डिंग ड्यूरेशन है 15 मंथ्स। बताओ क्या होगा। अब मुझे एक एक सिंगल का आंसर बताते जाओ। शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी, शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी लिस्टेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, होल्डिंग ड्यूरेशन 54 मंथ्स। बताओ क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर। बताओ बताओ। 3 में इफ होल्डिंग 24, हाँ करेक्ट 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 जूही, करेक्ट। अब मुझे सिंगल जो मैं क्वेश्चन पूछता जा रहा हूं वो बताते जाओ। परफेक्ट, बताओ। शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी शॉर्ट टर्म, आयुषी बोल रही है शॉर्ट टर्म, आरवा बोल रही है शॉर्ट टर्म, क्या होगा। अरे तो 12 महीने से ज्यादा है ना। शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी लिस्टेड होना चाहिए, बताया तो था मैंने। क्या लगता है आपको, क्या लगता है सर, बताया तो था आपने कि सर जनरल होल्डिंग ड्यूरेशन 36 महीना देखा जाएगा, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन थे जहां 12 महीना देखा जाएगा। लेकिन उसमें लाइन पढ़ो सर ढंग से आप। लिस्टेड एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। सर इंडिया में लिस्टेड होनी चाहिए, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हमें मतलब नहीं है। इसके लिए हम क्या देखेंगे, होल्डिंग ड्यूरेशन के लिए हम 36 मंथ ही देखेंगे। क्या लगता है 36 मंथ ही देखेंगे या और कुछ देखेंगे, बताओ बताओ। इसके लिए क्या 36 महीना ही देखा जाएगा क्या। चलो आपने 15 महीने के ए, फर्स्ट का ए 15 मंथ है, तो क्या आंसर होगा बताना मुझे, आपने ऑलरेडी बता दिया है। 25 मंथ होगा तो क्या देखा जाएगा, और 35 मंथ होगा तो क्या होगा, और डी 45 मंथ होगा तो क्या आंसर होगा। चलो बताओ, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का डी, बताओ क्या होगा। यहां पर आपको एक एक चीज की क्लैरिटी देने के लिए बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा हूं मैं इन चीजों को। वेरी गुड, इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, तो ही 12 महीने वाला बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही है। और बताओ, आगे बताओ। तो यहां पे आपने मुझे बोला कि सर इट विल बी शॉर्ट टर्म, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ध्यान रखना। एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, तो ही 12 महीने वाला बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। चलो जी आगे बताओ। अब मुझे बताओ बी में क्या होगा, सी में क्या होगा, डी में क्या होगा। बी सी शॉर्ट टर्म और डी लॉन्ग टर्म। इसमें शॉर्ट टर्म, इसमें भी शॉर्ट टर्म, इसमें लॉन्ग टर्म। ये एक आंसर है, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर कि कौन सा आंसर सही होगा। आप बताओ कौन सा आंसर सही है, मुझे क्या पता। बी सी शॉर्ट टर्म, एक आंसर आया है, एक मिनट को, इसको इस दूसरे आंसर को यहां लिखता हूं। एक आंसर है बी और सी शॉर्ट टर्म, ए बी सी शॉर्ट टर्म हो गया, मतलब शॉर्ट टर्म, ये भी शॉर्ट टर्म, ये भी शॉर्ट टर्म, और ये लॉन्ग टर्म। दूसरा आंसर भी यही आया है, ठीक है भाई। आर यू श्योर, अभी तक जो आंसर आए हैं वो यही आंसर आए। आर यू श्योर दीज आंसर आर करेक्ट, आर यू श्योर। बोलो भाई बोलो। यहां पे एक बार वापस आओ मेरे प्रोविजंस पर। 36 महीने से ज्यादा हो तो लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जहां 12 महीना और 24 महीना देखा जाएगा। 12 महीने में क्या था, एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। दूसरा यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और जीरो कूपन बॉन्ड्स, राइट। 12 महीने से ज्यादा देखा जाएगा तो लॉन्ग टर्म, 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। दूसरा मैंने क्या देखा था, 24 महीना देखा जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड शेयर्स। अनलिस्टेड शेयर मतलब वो शेयर जो इंडिया, मतलब जो लिस्टेड नहीं है। तो फॉरेन कंपनी के शेयर्स भी तो अनलिस्टेड शेयर की कैटेगरी में आ जाएंगे।
तो यहां पर 24 मंथ देखा जाएगा, तो यहां शॉर्ट टर्म होगा, यहां लॉन्ग टर्म होगा, यहां लॉन्ग टर्म होगा और यहां पे भी लॉन्ग टर्म होगा। समझ आ रहा है? अनलिस्टेड फॉरेन कंपनी के शेयर्स भी अनलिस्टेड शेयर्स ही तो हैं। इंडिया की कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके शेयर्स भी अनलिस्टेड हैं। अनलिस्टेड शेयर मतलब जो इंडिया में लिस्टेड ना हो। बताओ ये फॉरेन कंपनी के शेयर्स इंडिया में लिस्टेड हैं क्या? नहीं। ठीक है, लिस्टेड तो है बट हाँ, तो इंडिया में लिस्टेड नहीं है ना, तो दीज आर अनलिस्टेड हो गया ना। फॉरेन कंपनी के शेयर्स भी अनलिस्टेड शेयर्स की कैटेगरी में आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा डिबेंचर्स ऑफ फॉरेन कंपनी लिस्टेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। बताओ क्या होगा इन इस सिनेरियो में? 15 मंथ, बी 25 मंथ, सी 35 मंथ और डी 45 मंथ। बताओ व्हाट विल बी योर आंसर? बताओ जी, नाउ गिव मी द आंसर। यहां क्या आंसर दूं आपका? आराम से करना, जल्दबाजी मत करना। जहां जहां पे कहते हैं ना टफ पॉइंट्स हो रहे हैं, वहां पे मैं हिट कर रहा हूं, तो अभी आपको समझा दूंगा सारे। बोलो 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 भाई, ये क्या हो गया? मेरे हैंग क्यों हो जाती है यार ये स्क्रीन? यार समझ नहीं आ रहा है यार। हेलो हेलो, हैंग हो गई स्क्रीन यार, पता नहीं। एम आई ऑडिबल? ए बी सी शॉर्ट टर्म और डी लॉन्ग टर्म। आदिना का आंसर है कि सर ये शॉर्ट टर्म है एंड दिस इज लॉन्ग टर्म। ओके, और कोई आंसर? आयुषी का है ए बी सी शॉर्ट टर्म, डी लॉन्ग टर्म। वाओ, अभी एकदम सब परफेक्ट बोल रहे हैं। जूही बोल रही है ए एस टी सी जी, बी एस टी सी जी। CBSTCG। ओके, अभी एकदम सही बोल रहे हो आप। राइट, अभी देखो मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था। मैं सोच रहा था आप इसे भी अनलिस्टेड शेयर्स में ले लोगे, बट वहां सिर्फ शेयर्स की बात करी हुई है। शेयर्स 24 महीने से ज्यादा के केस में सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड शेयर्स की बात की हुई है, डिबेंचर्स की बात नहीं की हुई है। तो यहां पे आपको 36 महीना देखना पड़ेगा। सो ये तो हो गए शॉर्ट टर्म और ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म। वेरी गुड, आप सभी का आंसर परफेक्ट है। ठीक है, चलो अब एक और एक फिरकी लेते हैं। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड अनलिस्टेड इन इंडियन, अनलिस्टेड, not listed in NSE BSE, not listed in NSE BSE। चलो जी, ये लिस्टेड नहीं है NSE BSE में। हाँ, तो बताओ अगर इसका होल्डिंग ड्यूरेशन सेम 15 महीना हो तो क्या होगा, 25 महीना हो तो क्या होगा, बी सी 35 मंथ हो तो क्या होगा और डी 45 मंथ हो तो क्या होगा? बताओ। हाँ जी, बताओ जी। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बट नॉट लिस्टेड, ये ध्यान रखना, लिस्टेड नहीं है। बताओ इसका क्या आंसर होगा? ए शॉर्ट टर्म, बी सी डी लॉन्ग टर्म। ओके, यहां इन्होंने बोला सर ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म और इन सब में हो जाएगा लॉन्ग टर्म। ये आंसर किसका है? आरवा का। ओके,
और आयुषी का क्या आंसर है देखते हैं। आयुषी का आंसर क्या है? ए बी सी शॉर्ट टर्म। आयुषी बोलती है ए बी सी शॉर्ट टर्म हो जाएगा और सर ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म। ओके जी, और कोई आंसर बताओ बताओ बताओ। और बताओ बताओ, कौन फिरकी ले रहे हो? हाँ, हम फिरकी ले रहा हूं। और बताओ व्हाट विल बी द आंसर। इसे और कराऊंगा कल, टेंशन मत लो, ठीक है? आज तो मैंने जस्ट करा दिया, कल और अच्छे से कराऊंगा। जूही ने बोला सर, जूही का जो आंसर है सर ऑल लॉन्ग टर्म। एब्सोल्युटली परफेक्ट जूही, एब्सोल्युटली परफेक्ट, ऑल लॉन्ग टर्म्स। यस, क्यों? क्योंकि मैंने वहां क्या लिखा हुआ है देखो। क्या करते हो भाई? यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहां लिखा हुआ है? लिस्टेड होनी चाहिए, अनलिस्टेड होनी चाहिए, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, लिस्टेड या अनलिस्टेड, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? जब मैं नोट सीरीज कराऊंगा तब लिखाऊंगा तुम्हें, ताकि कंफ्यूज ना हो, राइट? बाकी यहां से क्लियर हो रहा है ना? तो ये ऑल 12 महीने से यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 12 महीने की लिमिट देखी जाएगी, 12 महीने से ज्यादा होते ही लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। चलो एक फिर की और ले लेते हैं, बस फिर बाकी कल करेंगे। डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, listed in recognized stock exchange in India। अब बताओ, अगर 15 महीने हो तो क्या होगा, 25 महीने हो तो क्या होगा, सी 35 महीने हो तो क्या होगा, और डी 45 मंथ हो तो क्या होगा। डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड लिस्टेड, लिस्टेड है, लिस्टेड। बताओ, हाँ जी बताओ जी बताओ। दिस इज द लास्ट। कल वापस से समझेंगे अपन इसको। ओके, आदिना का क्वेश्चन है, आदिना का आंसर आया है सर ए बी सी शॉर्ट टर्म है, डी लॉन्ग टर्म है। ओके, बाकी का ए बी सी शॉर्ट टर्म, डी लॉन्ग टर्म, वेरी गुड, परफेक्ट, ठीक है ना सर। डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सर कहीं नहीं लिखा हुआ है, आपने क्या बोला था, एनी सिक्योरिटी, एनी सिक्योरिटी, बट यूनिट्स को तो हटा दिया। आप यूनिट्स लिस्टेड हो या नहीं हो हमें मतलब ही नहीं है, एनी सिक्योरिटी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, राइट? सो सर ये डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के लिए 36 मंथ की लिमिट देखी जाएगी, अगर 36 महीने से ज्यादा होल्डिंग है तो लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। वेरी गुड, परफेक्ट। तो चलो कल आपके और थोड़े से ट्रायल एंड एरर कराऊंगा यहां पर आपकी, ताकि मजबूती हो जाए, आपको क्लियरिटी मिलना शुरू हो जाएगी कौन सी चीज लॉन्ग टर्म है कौन सी शॉर्ट टर्म है, ठीक है? कल वापस पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे एंड देन विल मूव टू द ट्रांसफर, ठीक है? चलो बाय बाय।